हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ये हम काफ़ी बार न्यूज़ में आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ आप देखते होंगे स्टेट असेंबली को लेकर या लोकसभा में जब एमपी या एमएलए जन पार्टी चेंज करते हैं तो उस समय काफ़ी न्यूज़ में आता है। तो इसको हम समझेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। पॉलिटी के आपका इंडियन पॉलिटी में ये हेल्प करेगा सब्जेक्ट में। और हम आते हैं पहले इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन इसके बारे में थोड़ा देते हैं हम। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी 12 शेड्यूल्स हैं, 1 to 12। तो इसमें 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ को। इट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1985 एज 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट के 1985 के बाद ऐड किया गया था, इसके थ्रू ऐड किया गया था। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से लॉ थे या कौन कौन शेड्यूल था, तो अगर उसमें 10th शेड्यूल ऑप्शन है तो उसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आप याद रखिएगा कि इट वॉज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ लिख रहा हूँ नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये 10th शेड्यूल जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, बाद में अमेंडमेंट लाके इसको ऐड किया गया है। इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय व्हिच लेजिस्लेचर्स एमपी एंड एमएलए मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो एमपी और एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबलीज जो है, उनको डिस्क्वालिफिकेशन करने का एक ग्राउंड है ये। बाकी ग्राउंड्स अपने आरपी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो पावर है। और उसके अलावा ये भी एक ग्राउंड है डिफेक्शन का, उसको जो ऐड किया गया इस कानून के द्वारा। ये क्यों ऐड किया गया इस समय? क्योंकि उस समय जो था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थे। जब आप 85 या उसके पुराने में जाएंगे तो क्या होता था कि आज भी आप देखते हो कहीं पर कि जो एमपी चुन के आते थे, एमएलए चुन के आते थे, वो है ना बार बार पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बदल लेते थे। जैसे आज इस पार्टी में है, कल हो सकता है दूसरे पार्टी में, काफी फ्रिक्वेंटली। इससे क्या था कि जो आपकी गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है, जो रूलिंग पार्टी है या जो गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो उनका जो नंबर है वो स्टेबिलिटी जो वो खतरे में पड़ जाती थी। क्योंकि अगर आपके पास नंबर्स नहीं होंगे, मान लीजिए आपके कुछ एमपीज कुछ इंसेंटिव के लिए या कुछ पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हो सकता है पार्टी बदल के दूसरे में चले जाए आज, तो उससे क्या आपका नंबर कम हो जाएगा, सरकार आपकी गिर जाएगी, फिर बाद में फिर इलेक्शन होगा। इससे क्या है, तो इलेक्शन का भी खर्चा होगा और सरकार की जो स्टेबिलिटी है वो काफी खतरे में बार बार हो जाती थी। स्टेबिलिटी को स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाता था, इसी कारण से इसको लाया गया था। ये आप सुनते होंगे आया राम गया राम करके। तो ये आया राम गया राम जो है ये स्लोगन, तो ये आया गया राम जो स्लोगन है ये इससे काफी रिलेटेड है। उस समय है ना काफी फेमस था, क्योंकि जो पॉलिटिकल मेंबर्स थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या करते थे, आज इस पार्टी में है कल फिर चले गए उस पार्टी में। तो आया राम गया राम, पॉइंट अगेन कंटिन्यूअस डिफेक्शन बाय द लेजिस्लेचर। तो पार्टीज बहुत फ्रिक्वेंटली वो चेंज करते थे, तो इससे क्या था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती थी और जो सरकार थी वो भी है ना स्टेबल नहीं रहती थी। किसी पार्टी की आज मेजोरिटी है, कल होता था किसी और पार्टी की मेजोरिटी हो। तो इस कारण से इस एक्ट को लाया गया ताकि डिफेक्शन जो उसको कंट्रोल किया जा सके। अब हम आते हैं ग्राउंड्स क्या क्या डिफेक्शन किस लॉ के अंदर में। पहला है कि वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऑफ हिज पार्टी। तो अपने पार्टी को वॉलंटरली छोड़ देते हैं, तो उस केस में उनको मान लीजिए छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में चल जाते हैं, तो इस केस में उन पे ये डिफेक्शन लॉ लागू होगा और उनको ये मेंबर्स जो एज एमपी और एज एमएलए से हटाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था कि ये जो वॉलंटरीली गिव्स अप, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जब तक फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं करेंगे वो, तब तक है ना वो उसको माना नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रेजिग्नेशन बाय द मेंबर, गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम हिज कंडक्ट। मतलब उसके कंडक्ट से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पार्टी से वो ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन डिफेक्शन के कारण वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब तक आप फॉर्मली, जैसे कि एमपी एमएल जब तक फॉर्मली रिजाइन नहीं करते हैं तब तक उनको ये माना नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो उनको लगता है कि है ना जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या जो पार्टी उनको लगता है कि नहीं वो पब्लिक फोरम पे पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या दूसरे दल का फेवर कर रहे हैं, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस केस में माना जाएगा कि उन्होंने उन पे ये लागू होगा ये डिफेक्शन का लॉ। इन केसेज वे मेंबर्स हैव पब्लिकली एक्सप्रेस्ड ओपोजिशन, मतलब कि जनता के सामने अभी पब्लिक फोरम पे उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ अपना अपोजिशन दिखाया है, या सपोर्ट फॉर अनदर पार्टी,
वे डीम टू हैव रिजाइन, तक उनको समझाया कि वो रिजाइन कर चुके हैं, डीम टू हैव रिजाइन, और उन पे ये लागू किया जा सकता है डिफेक्शन लॉ। इफ द लेजिस्लेचर डिसओबे द डायरेक्टिव ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन वोट, मतलब वोटिंग जो होती है, जैसे आप देखते होंगे कुछ कोई भी जहाँ बिल आता है या इंपॉर्टेंट कभी कभी बिल होता है तो एक व्हिप जारी होता है, व्हिप जारी होता है पार्टी की तरफ से, जो हर पार्टी का एक लीडर व्हिप पार्टी का होता है कि लीडर हाउस में जो व्हिप जारी करते हैं। तो व्हिप में होता है कि आपको इस दिन प्रेजेंट रहना है, इस एक्ट जब ये बिल पास होगा, जब बिल पेश होगा यहाँ पे असेंबली में या ये पार्लियामेंट में, और आपको इसके अगेंस्ट में या इसके फॉर में वोट करना है। ये व्हिप जारी करती है हर पार्टी, मेनली इंपॉर्टेंट बिल्स के लिए या बाकी बिल्स में भी, या कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है, कभी बजट के लिए। तो ये व्हिप के अगेंस्ट अगर पार्टी ने कहा कि नहीं आपको बिल के अगेंस्ट पे वोट करना है या बिल के फेवर में करना, और आपने उल्टा कर दिया, तो उस केस में भी आपको माना जाए कि आपने डिसोबे किया डायरेक्टिव को, पार्टी का डायरेक्टिव जो है, पार्टी का डायरेक्शन जो है, और आपको हटाया जा सकता है, आपको है ना ये डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कॉन्ट्रारी टू द पार्टी डायरेक्शन और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट डायरेक्टिव। या फिर आपको बोला गया कि नहीं आप प्रेजेंट रहिए, वोट कीजिए, आप आपने एब्सेंट हो गया, आप कि नहीं मैं आया ही नहीं, उस केस में भी आपको हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप एब्सेंट कर दिए तो आपको छूट हो जाएगी, एब्सेंट के केस में भी आप पे ये लागू हो सकता है। और क्या क्या डिफेक्शन के ग्राउंड्स है? इंडिपेंडेंट मेंबर, जैसे इंडिपेंडेंट मेंबर जो होता है, जैसे किसी पार्टी के पार्टी से चुनाव से नहीं लड़के आते हैं, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, किसी पार्टी के इलेक्शन के बाद, तो उन पे भी ये लागू होगा डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन लॉ, उनको भी हटाया जा सकता है। और नॉमिनेटेड में जैसे जानते हैं आप कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में 12 होते हैं। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, और असेंबली में भी होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एक एंग्लो इंडियन होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, अगर वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी का को ज्वाइन करते हैं, तब उस केस में भी उनकी मेंबरशिप छीन सकती है, उन पर डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो नॉमिनेट आज मान लीजिए होते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन कर दी, तब तो वो ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब उन पे ये डिफेक्शन लॉ लागू होगा और उनको उनकी मेंबरशिप को उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक्सेप्शंस भी है कुछ रूल में। क्या है कि अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे कि स्पीकर है, अगर कोई मेंबर जो है कोई पार्टी का मेंबर, रूलिंग पार्टी का जनरली स्पीकर होता है, तो अगर वो पार्टी का मेंबर किसी को स्पीकर बनाया जाता है और वो उनकी इच्छा है कि नहीं मैं इम्पार्शियल होने के कारण मैं ना पार्टी को छोड़ता हूँ, तो वो बाद में फिर जब स्पीकर से वो हटते हैं तब फिर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उस केस में ये लागू नहीं होगा। would resign from his party and rejoins the party if he demoted that post। तो पार्टी को उस समय ज्वाइन, जब स्पीकर बन रहे हैं तो वो पार्टी को छोड़ देंगे। अब जब स्पीकर से पद से हटाया जाता है, तब वो फिर से पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस केस में उनको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, उनको ये डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। अब पार्टी कुड भी मर्ज, अब मर्जर के केस में जैसे आप जानते हो, अभी आप हाल में देखा हुआ टीडीपी के कुछ एमपी मिले थे, गोवा में अभी हुआ है, गोवा में भी कुछ है ना कांग्रेस के एमएलएज ने है ना ये बीजेपी ज्वाइन किया है। तो उस केस में अगर 2/3 ऑफ द पार्टी लेजिस्लेचर अगर ज्वाइन करते हैं, 2/3 जितने हैं पार्टी के लेजिस्लेचर इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, उसमें तो 2/3 जो किसी एक साथ में किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उसे मर्जर माना जाएगा और उस केस में डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो ये दो एक्सेप्शंस है। पहले ये 1/3 था, लेकिन बाद में अमेंड करके इसको और है ना कड़ा करके 2/3 किया गया। तो ये 2 एक्सेप्शन है, अदरवाइज जो बाकी 4 रूल्स हैं इसमें। अब इसको डिसाइड कौन करता है कि कौन डिस्क्वालीफाई होगा नहीं होगा? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी असेंबली के क्या नाम है आपका, लोकसभा के केस में स्पीकर होंगे और असेंबली के केस में भी स्पीकर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में तो स्पीकर डिसाइड करते हैं, डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन। और ये जो इनका डिसीजन है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी जो है उसको चेंज कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है, उनके यहाँ पिटिशन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था क्योटो हॉलोन केस में 1993 में। ये काफी फेमस केस है और आपको ना आप जब भी सब्जेक्टिव आपको आंसर्स लिखने आते हैं स्पीकर के रोल पर या डिफेक्शन लॉ पर, तो इसको जरूर कोट करें। इससे क्या होगा, आपको है ना ये जो एग्जामिनर है वो ज्यादा आपको नंबर देंगे। और ये जो केस को आप कोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट केस है ये। इस केस में क्या नाम है, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर में ऑल्सो रिफर द केस टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। तो कमिटी ऑफ प्रिविलेज को भी वो केस रिफर कर सकते हैं उनको इंक्वायरी करने के लिए, फॉर इंक्वायरी, और उनका केस का जो डिसीजन होगा उनको मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। और जो मेंबर जिन पर ये डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन का आया है इंक्वायरी, उसको उनको भी बोल सकते हैं कि आप अपना एक्सप्लेनेशन अपने सबमिट कीजिए। एक जो इसमें है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट, मतलब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अगर आता है कि नहीं ये किसी पार्टी ने अपना सबमिट किया, इनको आप हटा दीजिए, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए डिफेक्शन के ग्राउंड पर, इन्होंने ये ऐसा किया है, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इनको 10 दिन में या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सजा डिसीजन लेना है, ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, डज नॉट स्पेसिफाई टाइम पीरियड। और किसी किसी के डिले के कारण जो है वो जो मेंबर है वो बने रहते हैं, जब तक उस पर डिसीजन नहीं होगा तो वो जो मेंबर है जिनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा तो वो हम मेंबर बने रहते हैं, मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनको हटाया नहीं जाता है। मेंबर्स हु हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पार्टी कंटिन्यूइंग टू बी मेंबर ऑफ द हाउस। तो ये एक थोड़ा निगेटिव है इसमें डिफेक्शन लॉ में, एक आप कह सकते हैं लूपहोल है, इसको करेक्ट किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं मेरिट क्या है इस कानून का, इस कानून के आने से क्या फायदा है। ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, जैसा कि हमने शुरू में कहा, जो आयाराम गैराम सिचुएशन था उस समय वो काफी हद तक कम हो गया है। लेजिस्लेचर जो है वो फ्रिक्वेंटली पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं, इससे क्या है गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी रहती है। रिड्यूसेस करप्शन विद पॉलिटिकल लेवल, पॉलिटिकल करप्शन को भी काफी रिड्यूस हो, क्योंकि होता था पहले कि नहीं आपको है ना पैसे के या कुछ मिनिस्टर पोस्ट का लालच देकर मेंबर्स को है ना लेजिस्लेचर को चेंज कर दिया जाता था पार्टी, या आप इधर आ जाइए आपको हमें मिनिस्टर देंगे, कैबिनेट बढ़ते देंगे, या आपको इतना पैसा दे देंगे। तो ये जो है करप्शन का जो था वो करप्शन काफी रिड्यूस हो गया हद तक, क्योंकि आप है ना एक इंडिविजुअली डिफेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके कारण इरेगुलर इलेक्शन, मान लीजिए आप स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है हाउस डिजॉल्व हो जाएगा, तो उस केस में जो है इलेक्शन फिर से करना पड़ेगा। तो वो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को पड़ेगा या जो बाकी पब्लिक पर भी एक्सपेंडिचर पड़ता है उसको रिड्यूस किया जाए काफी। और पॉलिटिकल पार्टीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। पहले जो था पॉलिटिकल पार्टी, आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, आरपीए में है, आपका एक्ट में है, डिफरेंट एक्ट में है, अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी कहीं मेंशन ऐसा नहीं है। इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्थान दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नाम दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को। अब क्रिटिसिज्म इसके काफी होते हैं ना, पेपर में आप देखते होंगे। ये क्या है, रिस्ट्रिक्ट द लेजिस्लेचर वोटिंग इन लाइन विद द कंसाइंस जजमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ हिज इलेक्टोरेट। तो लेजिस्लेचर जो है वो अपने मन से वोट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई बिल आया, उनको लगता है कि नहीं मेरे कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से बिल सही है, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में जो कम्युनिटी है उनके ये फेवर में जाता है बिल, अगर ये बिल आता तो उनको काफी हेल्प होगा। लेकिन अगर उनकी पार्टी कहती है कि नहीं आप बिल का अपोज करो, उन्हें अपोज ही करना पड़ेगा इस केस में। तो वो अपना कंसाइंस को फॉलो नहीं कर सकते हैं, अपना जो है उनका ना, उनको जो लगता है जजमेंट, उनका जो अपना जजमेंट है, उनकी अपनी सोच है, उसको फॉलो नहीं कर सकते, उन्हें पार्टी की सोच को ही फॉलो करना पड़ेगा। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेंट एंड डिफेक्शन। डिसेंट मतलब कि ना आप ना पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, पार्टी का जो आपका व्यू है, पार्टी का एक होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो जरूरत नहीं आप पार्टी के हर चीज को या हर पॉइंट को आप है ना उसको एग्री करें, कुछ पॉइंट्स में आप डिसएग्री भी करते हैं, उसको ये जो लॉ है, ये एक्ट है, उसको ये एक्ट करने से मना करता है कि आप डिसेंट नहीं कर सकते हैं। राइट टू डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी आपका नहीं है, आपको जो पार्टी कहेगी वही आपको फॉलो करना है। Members vote on decision taken by party leadership and not on what their constituents would like them to vote for। जो उनका constituency है, जो उनके इलेक्टोरेट है, वो क्या चाहते हैं उसको नहीं दरकिनार करके उनको पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। इट गिव्स रिकॉग्निशन टू ग्रुप डिफेक्शन। ग्रुप डिफेक्शन को कहता है, ग्रुप डिफेक्शन मतलब जो मर्जर मैंने कहा 2/3 मेजोरिटी जो है, 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर, तो 2/3 जा सकते हैं, मतलब अगर आप ज्यादा लेजिस्लेचर को आप इधर करने पे कामयाब रहे उसको ये रिकॉग्निशन देता है, लेकिन इंडिविजुअल को नहीं देता है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। इन मेनी केसेस जस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर चेंजेस देयर पार्टी जस्ट फॉर द सेक ऑफ मिनिस्ट्रियल बर्थ और अदर इंसेंटिव्स। तो ग्रुप डिफेक्शन को भी बंद किया जाना चाहिए। द लैक ऑफ टाइम फ्रेम, जैसे मैंने कहा टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, इससे क्या है कि केस डाइल्यूट हुआ था। अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जनरली रूलिंग पार्टी का होता है तो वो रूलिंग पार्टी के फेवर में जनरली वो डिसीजन देते हैं या उस केस को रखे रहते हैं कि नहीं ना, रूलिंग पार्टी का जो स्टैंड होगा उसी को वो फॉलो करते हैं। इस कारण से भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सजेशंस कुछ, इसको एक्ट को और आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। सजेशंस क्या है, should be valid only for those votes that determine stability of the government।
कि पैसेज ऑफ द एनुअल बजट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो जिससे स्टेबिलिटी, जैसे मेन जो एम क्या था एक्ट लाने का, कि स्टेबिलिटी रहे गवर्नमेंट में। ये नहीं कि आज गवर्नमेंट सरकार है तो कल है ना अपने मेंबर कुछ खींच लिया इधर से तो अन्य सरकार को गिरा दिया आपने, वो नहीं होना चाहिए। तो जो जिस जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, एनुअल बजट है, या प्रेसिडेंट स्पीच है, ये सब जिस केस में है ना गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी चेक होता है, उसी केस में ही व्हिप जारी होना चाहिए, उसी केस में ही, ओनली फॉर दोज केस है, तो उसी केस में ही है ना इसको डिफेक्शन लॉ को लागू होना चाहिए। बाकी जो नॉर्मल पैसेज ऑफ बिल्स हैं उसमें मेंबर को छोड़ देना चाहिए। आप आपकी कंसाइन जितना करते हैं वोट करने के लिए, आपका जजमेंट जो कहता है उसी पे आप वोट कीजिए। मस्ट बीइंग अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स टू डिसाइड ऑन द केसेस। तो ये 3 मंथ का एक ड्यूरेशन बनाना चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको केस पे डिसाइड करना है, डिसीजन देना है। एक्सेप्शन ऑफ द 2/3 मेंबर्स में बी रिमूव, मतलब ये जो ग्रुप डिफेक्शन की मैंने बात की, तो ग्रुप डिफेक्शन का जो प्रोविजन उसको हटा देना चाहिए। आप किसी भी 2/3 हो या 1 हो या किसी मेंबर पे वो लागू होना चाहिए। डिसीजन शुड बी मेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, नॉट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसको इम्पार्शियल करने के लिए क्या एक लॉ कमीशन ने भी एक रिकमेंडेशन दिया है, वेंकटचलिया कमीशन ने भी, कि ये जो डिसीजन है ये प्रेसिडेंट या गवर्नर स्टेट के केस में और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के केस में उनको डिसाइड करना चाहिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ईसी इलेक्शन कमीशन, न कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ताकि वो जो न्यूट्रल डिसीजन रहे, एक बायस नहीं रहे, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस केस में उसको बायसनेस खत्म करने के लिए डिफेक्टर्स शुड बी बार्ड फ्रॉम एनी मिनिस्ट्रियल और कम्युनिटी पोजीशन फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। तो अगर कोई मान लीजिए जैसे 2/3 मेंबर्स अगर टर्न करते हैं किसी दूसरे पार्टी में, तो उनको रिमाइंडर बाकी जो टर्म बचा है असेंबली का या पार्लियामेंट का, उस टर्म के लिए उन्हें कोई और मिनिस्ट्रियल पोजीशन नहीं देना चाहिए, ताकि जो है आप अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर डिफेक्ट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं पार्टी तो ठीक है, बट ताकि जो करप्शन है उसको रोका जा सके। क्योंकि अब मिनिस्ट्रियल बर्थ अब किसी को दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं, यानी वो करप्शन है एक तरह से। तो उसको रोकने के लिए क्या है कि वेंकटचलिया कमीशन ने एक और रिकमेंडेशन क्या दिया था कि इसको जो बाकी मेंबर डिफेक्ट करते हैं 2/3 मेजोरिटी कर सकते हैं जैसा कि रूल में है, तो 2/3 मेंबर अगर डिफेक्ट करके दूसरे पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें कोई मिनिस्ट्रियल बर्थ या रिनोवेटिव पोजीशन नहीं देना चाहिए जितना टर्म बचा हुआ है उस टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो एंटी डिफेक्शन लॉ पे। होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और इस पर कमेंट दें आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में। और ये मैं यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं IQ ज्ञान पे। इस पे आपको पीडीएफ से रिलेटेड पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और फेसबुक पेज है मेरा IQ ज्ञान 2019, इसको आप है ना लाइक करें पेज को। और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ज्ञान_IQ पे, ये है ज्ञान_IQ। ओके फ्रेंड, थैंक यू।